नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, खूब अच्छे होंगे और मस्त पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, आज हम भारतीय संविधान के क्रम में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पे चलने जा रहे हैं कि आखिर में आज हम ये समझेंगे कि संविधान में संशोधन होता है कि नहीं होता है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल की बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, क्या इसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं? क्या इसमें हम संशोधन कर सकते हैं? आज हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में संविधान में संशोधन क्या है, और उसके बाद हम समझेंगे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। मतलब कि किस प्रक्रिया को फॉलो करके हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम समझेंगे कि आखिर में संविधान में संशोधन अगर हो सकता है तो उसकी प्रकार क्या है। मतलब कि कौन से प्रकार हम किस तरीके से इसको हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सब समझाने की कोशिश करेंगे। हम इसी क्रम में शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर में हमारे संविधान में जो संवैधानिक संशोधन है वो क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा जब संविधान जब बना था तो उसमें इतना मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई थी कि कुछ ना कुछ हद तक हम संविधान में संशोधन कर सके। मतलब कि संविधान को इतना कठोर नहीं बना देना है कि उसमें कोई संशोधन ना हो पाए। संशोधन किसी भी चीज को समझने के लिए आपको ये चीज समझना होगा कि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, जैसे मोबाइल ही है, अगर आप मोबाइल में हमेशा अपडेट आता रहता है कि आखिर में अपडेट क्यों होता है? अपडेट इसलिए होता है क्योंकि उसमें भी संशोधन होता रहता है। कोई चीज गड़बड़ी है तो उसको हम सुधार सकते हैं, कोई चीज उसमें नया एड ऑन कर सकते हैं। ये सब चीजों के लिए किसी भी चीज में संशोधन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आज कोई चीज बन गया तो वो कई सदियों तक वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी संशोधन होता है, उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, और संशोधन हर एक चीज में जरूरी होता है। आप अगर आज साथियों हैं, आपको आप ऐसे अगर आप जिस स्थिति में हैं, क्या आप इसी विचार इसी मानसिकता के साथ आप 50 साल या 20 साल 30 साल बाद भी रहेंगे? अगर आप उसी मानसिकता के साथ हैं तो आपको लोग रूढ़िवादी कहने लगेंगे, क्योंकि आपको भी कुछ न कुछ मात्रा में आप में भी संशोधन जरूरी है। नई चीज आ रही है, उसको अडॉप्ट करना है, अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं उसको दूर करना है। तो इसीलिए हमारे संविधान जो निर्माता थे उन्होंने कहा कि संविधान में भी संशोधन जरूरी है। ऐसा नहीं कि संविधान बना दिए तो हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा। संविधान में भी संशोधन होता रहता है, और संविधान में संशोधन साथियों इतना हुआ है कि आज हम 106वें संविधान संशोधन तक हम संशोधन करते 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 पहुंच गए हैं। और 106वां संविधान जो संशोधन हुआ है वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया। मोदी जी ने अभी संसद जो नया संविधान जो संसद बना था उसमें संविधान में संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगली जब जनगणना होगी उसके बाद की तारीख से अगली जनगणना होगी, उसके बाद से जो भी लोकसभा चुनाव होगा उसमें साथियों क्या होगा कि महिलाओं को 33% सीट आरक्षण दी जाएगी। और इसीलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम इन्होंने मोदी जी ने प्रस्ताव पेश किया और लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गई। आज हम यही समझेंगे कि आखिर में संविधान में संशोधन क्या है। संविधान में संशोधन साथियों कुछ नहीं है। संविधान में संशोधन का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि संविधान में संशोधन भी होता है, और संविधान हमारा न तो बहुत ही लचीला है, मतलब कि हम इसमें न तो बहुत ही आसानी से संशोधन कर सकते हैं, और न ही हमारा संविधान बहुत ही कठोर है। मतलब कि हमारा संविधान इतना भी कठोर नहीं है कि हम इसमें संशोधन ही नहीं कर सकते। जैसे अमेरिका का संविधान है साथियों, बहुत ही कठोर है, उसमें संशोधन करने की गुंजाइश नाम मात्र की है, इसीलिए उसमें आज तक इतनी बार संशोधन नहीं किया गया जितना भारत के संविधान में किया गया है। और भारत का संविधान साथियों न तो इतना ही लचीला है कि आसानी से इसमें संशोधन कर दिया जाए। तो आज हम समझेंगे कि भारत के संविधान में संशोधन करने की आखिर में प्रक्रिया क्या है। तो चलिए हम समझ गए सबसे पहले कि संविधान का संशोधन क्या है। न तो हमारा संविधान इतना लचीला है कि हम इसमें जब मन चाहे तब संशोधन कर लें, और न तो हमारा संविधान इतना कठोर है कि हम इसको क्या करें कि हम इसमें संशोधन ही ना कर पाए। इसलिए इसको मिलता जुलता स्वरूप बनाया गया है। और आज हम ये समझेंगे कि आखिर में हमारे संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है। तो आज हम चलते हैं सबसे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और समझते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है, संविधान में संशोधन किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले अगर मोदी जी या कोई भी गवर्नमेंट है अगर इसको संविधान में संशोधन करना है तो सबसे पहले क्या करेगी पता है? सबसे पहले साथियों संविधान मतलब कि जो भी बिल है, मतलब कि संविधान से संशोधन करने वाली जो भी बिल है उसको हमको सदन में रखना होगा। सदन आपको पता है सदन दो है, लोकसभा या राज्यसभा। तो आप कहोगे सर किस सदन में रखना होगा, लोकसभा में रखें कि राज्यसभा में? तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसको किसी भी सदन में आप रख सकते हो, किसी भी सदन में। ऐसा नहीं है कि इसको लोकसभा से ही शुरू किया जा सकता है, किसी भी सदन में आप इसको रखो। जैसे आपको अगर नारी शक्ति बंधन अधिनियम बनाना है तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम का एक बिल होगा, उस बिल को आप लोकसभा या राज्यसभा मतलब कि सदन के किसी भी पटल पे आप इसको रख सकते हो। तो लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में आप रख दिए, ठीक है।
किसी भी सदन में आप इसको रख दिए, फिर कहोगे सर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हम होगा, अगर जैसे मान लो कि आपने लोकसभा में उस बिल को लेके आए कि हमको संविधान में संशोधन करना है और ये रहा हमारा बिल, आप इसको संशोधन करो, तो उस पर साथियों चर्चा होगी, और चर्चा होने के बाद वो क्या होगा, ये जो सदन में बिल आया है तो इसको क्या होगा कि संविधान में अगर संशोधन करना है तो संविधान में संशोधन करने वाला जो बिल है उसके बाद क्या होगा कि अगर लोकसभा में है तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, और अगर ये राज्यसभा में है तो इसको लोकसभा में पास होने के लिए भेजा जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर इसको हम लोकसभा में अगर ये बिल आया है, अब अच्छा ये चीज समझते चलो, इसको रखता कौन है, मतलब कि सदन में रखेगा कौन? तो सदन में इसको साथियों या तो कोई मंत्री रख सकता है या तो गैर सरकारी सदस्य। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी सदस्य ही हो, उसको गैर सरकारी सदस्य भी इसको क्या कर सकता है, गैर सरकारी सदस्य भी इसको सदन में रख सकता है। चौथी चीज कि क्या इस पे राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है? तो नहीं, इस पे राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है, बिना राष्ट्रपति के सहमति के आप इसको सदन में रख सकते हो। तो राष्ट्रपति की मंजूरी क्या आवश्यक है इसमें? तो कहोगे सर राष्ट्रपति की मंजूरी इसमें आवश्यक नहीं है। तो आप अगर संविधान में संशोधन करने वाली जो बिल है उसको आप किसी भी सदन में ला सकते हो। कौन लाएगा? या तो मंत्री लाएगा या गैर सरकारी सदस्य भी ला सकता है। क्या राष्ट्रपति की मंजूरी इसमें चाहिए? नहीं, इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं चाहिए। अगर लोकसभा में बिल आया है तो इसको राज्यसभा में भेजेंगे पास करा के, और राज्यसभा में आया है तो इसको लोकसभा में भेजेंगे। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई। कहोगे सर इसको पास कैसे कराना है? तो अगर हम इसको पास कराने पे जाए इसको हम विशेष बहुमत से ही पास कराएंगे। ठीक है, कैसे कराएंगे? विशेष बहुमत से। लोकसभा में विशेष बहुमत और राज्यसभा में भी विशेष बहुमत। जब तक इसको विशेष बहुमत से पारित, मतलब साधारण विधेयक, मतलब कि साधारण बहुमत से इसे हम पारित नहीं कराएंगे। अगर संविधान में संशोधन है तो इसको हम विशेष बहुमत से ही पारित कराएंगे। ठीक है, आगे हम ये भी समझेंगे कि साधारण बहुमत से भी कुछ भाग में संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन वो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। हम आगे ये भी समझेंगे। तो सब आप आराम से पहले ये समझो, किसी भी सदन में ला सकते हैं, मंत्री या गैर सरकारी सदस्य ला सकता है, राष्ट्रपति की मंजूरी इसमें बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में इसको विशेष बहुमत से पारित कराते हैं। पांचवी चीज कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में अगर गतिरोध पैदा हो जाए, मतलब कि जो लोकसभा में बिल लेके गए हैं राज्यसभा उसको मानने से इनकार कर दे कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, या राज्यसभा में जो बिल लेके आए हैं लोकसभा मानने से इनकार कर दे कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ होना चाहिए, कुछ संशोधन होना चाहिए, तो एक संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो क्या संवैधानिक संशोधन जो होती है क्या इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो कहोगे नहीं सर, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त जो बैठक है इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। मतलब कि अगर गतिरोध होती है तो ये यहीं पे क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी ये कानून। इसमें ये नहीं कि संयुक्त बैठक बुलाए और उसमें वोटिंग करा के उसको पारित कर दे, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक, अब ये चीज समझ गए। अगर लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया तो ये कहाँ जाएगा बिल? ये जाएगा बिल आपके राष्ट्रपति के पास। ठीक है, जैसे आप कोई भी बिल आता है या लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा, अगर दोनों जगह से पास हो गया तो ये राष्ट्रपति के पास जाएगा सिग्नेचर होने के लिए, और अगर इस पे राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है तो ये क्या बन जाएगा, यही जो है ये कानून बन जाता है। तो फिर उसके पास राष्ट्रपति के पास जाएगा। अच्छा, अब यहीं पे ये बताओ कि राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? राष्ट्रपति के पास साथियों ये शक्ति है कि राष्ट्रपति या तो इसे स्वीकार कर ले, या तो ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति के पास ये स्थिति है कि या तो इसे स्वीकार कर ले या तो इसको क्या करे, इसको रोक ले, लेकिन ये पुनर्विचार के लिए सदन के पास नहीं भेज सकता। ध्यान से सुनना और लिख लेना, राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्ति है। राष्ट्रपति या तो इसे क्या कर ले, स्वीकार कर ले, या तो इसे स्वीकार कर ले, या तो इसे अपने पास रोक ले, या तो इसे अपने पास रोक ले। लेकिन यह साथियों पुनर्विचार के लिए, ये पुनर्विचार के लिए सदन को क्या कर सकता है, नहीं भेज सकता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति इसे स्वीकार कर लिया तो ये हमारा कानून बन जाता है, और अगर रोक लिया तो फिर ये रुक जाता है। अभी तक उस पर वेट करके विचार किया जाता है कि आखिर में राष्ट्रपति ने क्यों रोका है, और जब तक राष्ट्रपति रोक के रखेगा तब तक ये कानून नहीं बनेगा, और जिस दिन राष्ट्रपति इसको स्वीकार कर लेगा ये कानून बन जाएगा। पुनर्विचार के लिए इसको लौटा नहीं सकता है। इतनी सी बात समझ में आई? क्या क्या समझ में आई? क्या प्रक्रिया क्या है संविधान संशोधन में करने की? संविधान में संशोधन करने की सिंपल सी प्रक्रिया है। संविधान की जो बिल है, संशोधन की जो बिल है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, पहली बात। उसके बाद कौन लाएगा, या तो मंत्री लाएगा या तो गैर सरकारी सदस्य लाएगा, दूसरी बात। तीसरी बात, इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी क्या आवश्यक है? कहोगे सर राष्ट्रपति की मंजूरी बिल्कुल आवश्यक नहीं है। चौथी बात, क्या इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है गतिरोध होने पे? नहीं, इसमें संयुक्त बैठक का भी प्रावधान नहीं है। पांचवी बात,
राष्ट्रपति क्या इसे स्वीकार कर सकता है? हाँ, कर सकता है। राष्ट्रपति क्या इसे रोक सकता है? रोक भी सकता है। राष्ट्रपति क्या इसे पुनर्विचार के लिए सदन को भेज सकता है? तो कहोगे सर नहीं। अगर राष्ट्रपति इसे स्वीकार कर लेता है तो ये जो हमारी बिल है ये हमारी कानून बन जाती है। तो ये सिंपल सी हमारी संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है। ठीक, कहोगे सर अच्छी बात है, संविधान में संशोधन तो करने की प्रक्रिया को समझा दिए। अब लोकसभा और राज्यसभा में कैसी बहुमत होगी? विशेष बहुमत से होगी। अच्छा, एक चीज आप यहीं पे नोट करते चलो कि संविधान में संशोधन संबंधित प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ है? तो आर्टिकल 368 कहाँ है? लिख लेना, आर्टिकल 368। आर्टिकल जो अनुच्छेद हमारा जो 368 है ये हमको संविधान में संशोधन करने की अनुमति देता है। मतलब आर्टिकल 368 कहता है कि आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 368। कहोगे सर भाग कौन सा है? तो भाग हमारा है 20 और इसको लिया कहां से गया है? इसको लिया कहां से गया है? तो संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 368 में है। भाग कौन से है? भाग 20 में है। और इसको लिया कहां से गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक, ये तीन चीजें अब फैक्ट याद कर लेना। अब आर्टिकल 368 में जो संविधान में संशोधन करने की बात की गई है, यहीं पे ध्यान से समझना। आर्टिकल 368 में जो संविधान में संशोधन करने की बात की गई है वो दो प्रकार से। अब हम प्रकार पे आ जाते हैं कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो आर्टिकल 368 में जो संविधान में संशोधन करने की बात की गई है वो दो प्रकार की है। कौन कौन सी? विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से पहली है, विशेष बहुमत से। और दूसरी है साथियों, दूसरी क्या है? दूसरी है विशेष बहुमत से तो होगा, विशेष बहुमत से भी होगा और प्लस विशेष बहुमत के बाद प्लस आधे राज्यों से सहमति, आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है। ठीक, क्या समझे? देखो कुछ ऐसे चीज हुए हमारे संविधान में, कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें हमको विशेष बहुमत से हम अगर पारित करा दें, विशेष बहुमत से मतलब लोकसभा में विशेष बहुमत और राज्यसभा में विशेष बहुमत, अगर हम इससे पारित करा दें तो हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन मान लिया जाएगा। और कुछ हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान है जिसमें हमको विशेष बहुमत तो चाहिए, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत तो चाहिए, प्लस अगर वो लोकसभा और राज्यसभा से अगर पारित हो गए तब हम उनको आधे राज्यों मतलब यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मतलब हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो हमको कम से कम 14 राज्यों की सहमति, 14 राज्यों में सहमति भी, 14 राज्यों के विधानमंडल से भी इसको पारित कराना होगा, तब जाके वो संविधान में संशोधन होगा। कहोगे सर ठीक है, विशेष बहुमत से पारित कराने का क्या मतलब है? ध्यान से समझना यहीं पे। विशेष बहुमत से पारित कराने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर लोकसभा या राज्यसभा में अगर कोई बिल आ रही है, अगर लोकसभा या राज्यसभा में कोई संविधान संशोधन की बिल आ रही है तो विशेष बहुमत का मतलब सिर्फ इतना है कि मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले जो भी सदस्य हैं इनका कितना? 2/3। उपस्थित, जो भी उपस्थित हैं और जो वह मतदान जो भी कर रहे हैं इनका कितना? 2/3। अगर नारी शक्ति बंधन अधिनियम अगर आपके लोकसभा या राज्यसभा में आया तो जो भी उपस्थित और मतदान जो भी सदस्य हैं लोकसभा या राज्यसभा में, उसके 2/3 सदस्य उसके पक्ष में जब तक वोट नहीं करेंगे तब तक वो पारित नहीं माना जाएगा। इसी में एक और प्रावधान है, 2/3 तो होना चाहिए लेकिन वो कुल के आधे से कम ना हो, वो कुल के आधे से कम ना हो। अब कहोगे सर इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझना। जैसे मान लेते हैं कि सदन में 545 मेंबर हैं, अब सदन में 545 मेंबर हैं लोकसभा में, और इसका आधा कितना होगा? लिखा है कुल के आधे से कम ना हो, इसका आधा कितना होगा? 223। 223 223 से अगर कम है, पहली बात तो 2/3 होना ही चाहिए, लेकिन अगर वो 223 से कम है तो भी वो बिल पारित नहीं माना जाएगा। मतलब कि 2/3 भी होना चाहिए और कुल के आधे से कम ना हो, ये भी ध्यान रखना है। अगर राज्यसभा में है तो 245 का दो आधा, तो वहां पे भी वो क्राइटेरिया फॉलो होगी। और अगर लोकसभा में है तो भी कुल के आधे से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे मान लो कि किसी दिन लोकसभा में 400 सदस्य उपस्थित हैं, 400 सदस्य उपस्थित हैं, तो 400 सदस्य अगर उपस्थित हैं, मान लेते हैं 400 सदस्य उपस्थित है, तो इसका 2/3 कितना होगा? इसका 2/3 अगर निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो, उपस्थित और मतदान
400 सदस्य उपस्थित हैं किसी भी दिन लोकसभा में, 400 सदस्य उपस्थित हैं और मतदान मान लेते हैं कि 369 मेंबर ने किया, 369 मेंबर ने उस दिन वोटिंग किया। क्या इसका 2/3 कितना होगा? इसका 2/3 कितना होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9 और कितना हो जाएगा? 2/3 6 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 246, 246 हुआ। ठीक, कुल के आधे से कम ना हो। कुल का आधा कितना होगा? 242। ये 242 से क्या कम है? 246 नहीं, तो ये क्या होगा? लोकसभा में पारित मान लिया जाएगा। ध्यान से समझना कि कुल के विशेष बहुमत का क्या मतलब है। विशेष बहुमत का मतलब है कि उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, मतलब उपस्थित व मतदान, उपस्थित 400 थे लेकिन मतदान कितने किए? 369 ने, इसका 2/3, इसका 2/3 कितना आ रहा है? 246, जो कुल के आधे से कम ना हो। या कुल का आधा 242 है, तो कुल के आधे से ये क्या कम है? 242 नहीं, 223 होता है कुल का। अगर लोकसभा में 545 मेंबर है तो 223 कुल का आधा होगा। तो क्या ये कुल के आधे से कम है? नहीं, कुल के आधे से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि लोकसभा में ये बिल क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में अगर ये पूछे कि संविधान में संशोधन में विशेष बहुमत का क्या अर्थ है, विशेष बहुमत का क्या अर्थ है, तो आप टिक मारिएगा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 जो कुल के आधे से कम ना हो। ठीक, कहोगे सर विशेष बहुमत समझ में आ गया। अब कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो विशेष बहुमत से ही हो जाएंगे और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आधे राज्यों की उसमें सहमति भी चाहिए। आधे राज्यों की सहमति का क्या मतलब है? आधे राज्यों की सहमति का मतलब ये है कि जो भी हमारी स्टेट है, जैसे 28 स्टेट है, तो 28 में से कम 14 स्टेट में इसको साधारण बहुमत से पारित कराना होगा। साधारण बहुमत का क्या मतलब है कि जितने भी सदस्य उपस्थित और मतदान है उनका आधा। जैसे अगर 400 सदस्य मौजूद है तो उसका आधा 200 अगर वोटिंग अगर पक्ष में कर दिए तो वो सहमति मिल गई, अब वो सदन से पारित हो गया। तो आधे राज्यों की सहमति का मतलब है कि राज्यों से कहा? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। कंफ्यूज मत होना, साधारण बहुमत क्या है, प्रभावी बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, ये हमारे फर्स्ट वीडियो में आपको एकदम डिटेल में समझाया गया है। अब इस प्लेलिस्ट में भारतीय संविधान का जो प्लेलिस्ट है इसमें फर्स्ट वीडियो जाओगे ना तो वहां पे साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, प्रभावी बहुमत क्या है, प्रभावी बहुमत से कहाँ कहाँ संशोधन होगा, साधारण बहुमत से कहाँ कहाँ संशोधन होगा, विशेष बहुमत के कहाँ कहाँ संशोधन होगा। और विशेष बहुमत में भी 3 प्रकार, विशेष बहुमत प्रकार 1, विशेष बहुमत प्रकार 2 और विशेष बहुमत प्रकार 3, हमने एकदम डिटेल में समझाया हुआ है। तो आधे राज्यों की सहमति का मतलब है कि साधारण बहुमत से पारित कराना है और लोकसभा राज्यसभा में विशेष बहुमत का मतलब है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 जो कुल के आधे से कम ना हो। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो आर्टिकल जो 368 है उसमें इसी 2 प्रकार की संशोधन की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल जो 368 है उसमें ये 2 प्रकार के संशोधन की बात की गई है। विशेष बहुमत से कहाँ कहाँ संशोधन होगा? विशेष बहुमत से कहाँ कहाँ संशोधन होगा? जैसे हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारा जो मौलिक अधिकार है, अगर इसमें संशोधन करना होगा तो हम विशेष बहुमत से करेंगे। हमको आधे राज्यों की सहमति नहीं चाहिए। हमारा जो नीति निदेशक तत्व है, मतलब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, नीति निदेशक जो तत्व है, इसमें अगर हमको संशोधन करना होगा तो हम कहाँ करेंगे? आधे राज्यों की सहमति हमको नहीं चाहिए, हम विशेष बहुमत से इसको हम पारित करा के हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। आधे राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति वही चाहिए जहां पे हमारे स्टेट और सेंट्रल का मैटर हो। जैसे अगर कोई भी जीएसटी, जैसे जीएसटी कानून ला रहे हैं तो जीएसटी में क्या है? जीएसटी में स्टेट का भी मैटर है और सेंट्रल का भी मैटर है, तो इसलिए हमको आधे राज्यों से सहमति चाहिए। मतलब कि जहां पे संघ का मुद्दा, संघवाद का मुद्दा जुड़ा हो, भारतीय संघ और इस राज्य का जो यहाँ पे मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो, जहां पे उनकी झगड़ा हो, जहां पे उनकी ऐसी कुछ मामला हो जहां पे राज्य और केंद्र का मामला फंसता हो, जहां पे दोनों का मामला हो, वहां पे हमको आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। जैसे जीएसटी हो गया, कर हो गया, ठीक, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति एक स्टेट का भी मैटर है और एक क्या है? सेंट्रल का भी मैटर है। तो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। ये सब चीजें जहां पे राज्यों की सहमति, जहां पे राज्यों का भी मैटर फंसता है, वहां की अगर बात की जाएगी तो हम विशेष बहुमत से उसको पारित कराएंगे। जहां पे क्या हो? जहां पे संघवाद का मुद्दा जुड़ा हो, जहां पे सेंटर और स्टेट का, जहां पे सेंटर और स्टेट के मैटर हो, वहां पे हमको आधे राज्यों की सहमति की बात की जाएगी। ठीक है, ये आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन में 2 प्रावधान है। लेकिन अब एक बात यहीं पे और समझते चलना, लेकिन अगर हम कहें कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में कितने प्रकार के संशोधन होगी, तो 2 प्रकार की। और अगर हम पूछे कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है,
तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक प्रकार जो है वो साधारण बहुमत भी है। क्या है वो? साधारण बहुमत भी है। मतलब कि हम साधारण बहुमत, जितने भी हमारे मेंबर मौजूद हैं और जितने ने वोट किया, अगर उसका 50% है तो भी हम इसके तहत साधारण बहुमत के तहत संशोधन कर देंगे। लेकिन ये आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत एकदम क्लियर समझना, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आर्टिकल 368 के तहत सिर्फ विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति, सिर्फ 2 ही प्रकार है। अगर हम कहें कि हमारे संविधान में कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है, तो हमारे संविधान में 3 प्रकार से, साधारण बहुमत से भी कहीं कहीं संशोधन हो सकता है। कहोगे सर जैसे? जैसे जैसे साधारण बहुमत से, जैसे जनगणना से संबंधित कोई मुद्दा हो, नहीं जनगणना नहीं कह सकते, जैसे जैसे वेतन भत्ता, किसी की वेतन और भत्ता से संबंधित मुद्दा हो, वेतन भत्ता, संघ में नए राज्यों के प्रवेश, संघ में जो नए राज्य हैं उनके प्रवेश से संबंधित कोई मुद्दा हो, ठीक। जैसे विधान जो परिषद है, विधान परिषद के बनाने और बिगाड़ने से संबंधित कोई मुद्दा हो। ऐसे साथियों जैसे चुनाव से संबंधित कोई मुद्दा हो, इन सब में क्या करेंगे, इन सब में हम साधारण बहुमत से भी इसको हम पारित करा के इसको हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। एकदम ध्यान से समझना, अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान में संशोधन करने की कितनी प्रक्रिया है, तो 3 प्रक्रिया है। एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, ठीक। अगर आपसे कोई कहे कि आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करने की कितनी प्रक्रिया है, तो 2 प्रक्रिया है, एक विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। आधे राज्यों की सहमति कहाँ चाहिए? जहां पे संघवाद का मुद्दा जुड़ा हो। और विशेष बहुमत कहाँ चाहिए? फंडामेंटल राइट और नीति निषेध तत्व में चाहिए। साधारण बहुमत कहाँ चाहिए? साधारण बहुमत जो सिंपल सा मुद्दा हो, जैसे वेतन भत्ता हो गया, वेतन भत्ता हो गया, संघ में नए राज्यों की प्रवेश, संघ में नए राज्यों की जो भी राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है, जो भी राज्य हैं अगर उनकी सीमा और नाम में परिवर्तन करना होगा तो हम साधारण बहुमत से कर लेंगे। चुनाव संबंधित कोई मुद्दा है, साधारण बहुमत से कर लेंगे। वेतन और भत्ता संबंधित कोई मुद्दा है, साधारण बहुमत से कर लेंगे, ठीक है। साधारण बहुमत का क्या मतलब है कि हमारे जो सदन है उसमें जितने भी सदस्य उपस्थित हैं और जितनों ने मतदान किया उसका 50% ये साधारण बहुमत हो गया। 2/3 बहुमत विशेष बहुमत हो गया। और संविधान में संशोधन कैसे होगा? संविधान में संशोधन विशेष बहुमत तो होगा ही, साथ ही साथ जो कुल के आधे से क्या हो, कम ना हो, ये भी जरूरी है। फिर अगर संघवाद का मुद्दा जुड़ा हो तो वहां पे आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। तो आज हमने ये समझा कि आखिर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में संशोधन कहाँ होता है। तो आर्टिकल 368 भाग 20, और ये कहाँ से लिया गया? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक। संविधान में संशोधन, हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान ना तो बहुत अधिक लचीला है ना तो बहुत अधिक कठोर है। हमारा संविधान इन दोनों का एक मिला जुला मिश्रित रूप है, ठीक। 2 चीज हो गई। हमारे संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है? तो हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से समझा। हमारे संविधान में संशोधन जो है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं है। ये कोई भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। लोकसभा और राज्यसभा में अगर गतिरोध हो जाती है तो उसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक। ये राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति को सिर्फ एक ही अधिकार है, या तो उसे रोक ले या तो उसे सहमति दे दे। उसको पुनर्विचार के लिए सदन को नहीं भेज सकता। अगर वो उसको सहमति दे देता है तो हमारा जो बिल है वो क्या बन जाता है? वो कानून बन जाता है। 368 में कितने प्रकार के संशोधन की बात की गई? 2 प्रकार की। हमारे संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होगी? हमारे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होगी, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। क्लियर है? एकदम क्लियर से समझ लेना, ठीक। संविधान में संशोधन से संबंधित जो भी चीजें थी हम एक एक करके आपको बता दिए। आप इसको आराम से लिखिएगा, आराम से इसको नोट्स बनाइएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा। इससे बाहर संविधान में संशोधन से कोई भी प्रश्न आपके जाने वाला है नहीं। यूपीएससी का साथियों और यूपीपीसीएस का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे 1-2 क्वेश्चन जैसे आपको एग्जाम में दे देगा कि क्या संविधान संशोधन जो प्रावधान है इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो कहना नहीं, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं। इसमें दे देगा कि राष्ट्रपति को क्या अधिकार है, राष्ट्रपति को क्या अधिकार है, राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, रोक सकता है या तो सहमति दे सकता है। संविधान में संशोधन विशेष बहुमत किस प्रकार से होगा? विशेष बहुमत का मतलब 2/3 उपस्थित एवं मतदान करने सदस्यों का 2/3 जो कुल के आधे से कम ना हो। ये सब सारी चीजें यहाँ पे संविधान में संशोधन से संबंधित है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। आप इसको देखिए, आप इसको नोट्स बनाइए और खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू।